Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो बीए तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं जिनको पुस्तक लगी है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी, उसका जो टॉपिक है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी बुक का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दहेज। जो है दहेज निषेध एक्ट जो है एंटी जेओडरी जो एक्ट है 1961, वो क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे कि दहेज क्या है। दहेज प्रथा जो है इसको ख़त्म करने के लिए कौन कौन से एक्ट लाए गए हैं, उन एक्ट के अंदर उन अधिनियम के अंदर कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जिनके तहत जो है दहेज को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। दहेज हमारे समाज की एक घिनौनी प्रथा है, एक सामाजिक बुराई है, हमारे समाज का कलंक है जिसने हमारे समाज को जो है उन्नति की तरफ नहीं अवनति की तरफ लिया है। दहेज के नाम पर प्रतिदिन हज़ारों महिलाएं जो है दहेज की बलिवेदी पर चढ़ जाती है। बहुत सारी महिलाएं दहेज के लिए प्रताड़ित होकर जो है आत्महत्या जैसे कदम उठाने से नहीं हिचकिचाती। तो आज हम बात करेंगे दहेज क्या है, और जो दहेज निषेध एक्ट 1961 है और जो संशोधित दहेज निषेध एक्ट 1983 है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं दहेज क्या है। दहेज का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। दहेज क्या है या दहेज का अर्थ क्या है। दहेज एक सामाजिक बुराई है। दहेज क्या है? एक सामाजिक बुराई है। जिस प्रकार जो है जाति प्रथा, जो है बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह प्रथा, इसके अलावा जो है सती प्रथा, ये सामाजिक बुराइयां थी जो हमारे समाज को अंदर अंदर से ही खोखला कर रही थी। चाहे उसमें दहेज प्रथा हो, दहेज प्रथा भी एक जो है सामाजिक बुराई है जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर जो है खोखला करती जा रही है। दहेज एक सामाजिक बुराई है। यह एक अत्यंत घिनौनी जो है प्रथा है। विवाह के समय दहेज होता क्या है? विवाह के समय जब भी किसी लड़की का विवाह होता है तो वधू पक्ष द्वारा अर्थात लड़की पक्ष द्वारा जो है लड़के पक्ष को अर्थात जो है लड़की के पक्ष वालों द्वारा जो है लड़के बालों को दिया जाने वाला जो पैसा है, उपहार है और जो वस्तुएं हैं वो उसको जो है दहेज का नाम दिया जाता है। वर्तमान समय में यह सामाजिक बुराई एक गंभीर समस्या बन गई है। अर्थात हमारे समाज में जो है इस दहेज प्रथा के कारण जो है बहुत सारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो दहेज की बलिवेदी पर चढ़ रही हैं। जिसके कारण जो है प्रत्येक दिन कई महिलाएं दहेज की बलिवेदी पर चढ़ रही है। कुछ महिलाएं दहेज के लिए प्रत्येक दिन प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेती है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अर्थात ये जो दहेज प्रथा है हमारे समाज में जो एक सामाजिक बुराई है, इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर प्रयास किए हैं ताकि समाज में जो दहेज के प्रताड़ित होकर जो महिलाएं आत्महत्या कर रही है वो आत्महत्याएं कम हो और महिलाएं अपना सामाजिक जीवन भी अच्छे से व्यतीत कर सकें। तो दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए एक दहेज निषेध एक्ट, एंटी डाउरी एक्ट जो है 1961 लाया गया, जिसके तहत जो है 1961 में जो है दहेज जो है विरोधी कानून पारित हुआ। अर्थात इसके अंतर्गत जो है दहेज की डेफिनेशन दी गई। यदि कोई व्यक्ति जो है दहेज लेता है या एक तय सीमा तक वह जो है अगर दहेज लेता है उसमें कुछ एक निश्चित नीति नियम रखे गए। अगर उस जो है रुपए की राशि सीमा से अधिक जो है अगर पैसा जो है लड़के पक्ष द्वारा जो है लड़की पक्ष से लिया जाता है तो उसे जो है दंडित किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो दहेज एक्ट
जो है 1961 में आया। भारत सरकार ने एक जो है दहेज निषेध एक्ट 1961 में लाया और उसका जो संशोधित रूप है उसी एक्ट को जो है 1983 में जो है संशोधित किया गया। जो एक्ट जो है 1961 में लाया गया था, इसी एक्ट को 1983 में आगे जो है संशोधित किया गया। तो ये जो एंटी ड्यूरी एक्ट 1961 है और 83 है, ये क्या थे, इनके क्या क्या प्रावधान है, इनके द्वारा किस प्रकार दहेज प्रथा को जो है समाप्त करने का प्रयास किया गया है, वो सब हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दहेज निषेध एक्ट 1961 1983। तो दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा 1961 में जो है दहेज की रोकथाम पर एक एक्ट बना। जो एक्ट 1961 में बना दहेज को ख़त्म करने के लिए, दहेज के निषेध के लिए, वह एक्ट जो है 1 जुलाई 1961 से लागू हो गया था। अर्थात जब यह एक्ट जो है बना तो 1 जुलाई 1961 से यह लागू हो गया था संपूर्ण भारत में। इस एक्ट में दहेज लेने और दहेज देने की कुप्रथा पर जो है रोकथाम लाने का प्रयास किया गया। अर्थात इस एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए जिससे इस जो सामाजिक बुराई दहेज प्रथा है उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सके, उस पर रोकथाम लगाया जा सके, उसके लिए प्रयास किया गया। 1983 में 1983 में जो 1961 का दहेज निषेध एक्ट था, उस दहेज निषेध एक्ट में जो है वो जो कानून बने थे उन कानूनों में कुछ संशोधन किया गया। संशोधन क्या होता है, जो है जो 1961 में जो कानून दहेज को मिटाने के लिए बने थे, दहेज को जो है समाप्त करने के लिए बने थे, उनमें कुछ एक अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, संशोधन की ज़रूरत थी, क्योंकि 1983 की परिस्थितियों के अनुसार 1961 का जो दहेज निषेध एक्ट था वो कहीं ना कहीं जो है उपयुक्त तौर पर लागू नहीं हो रहा था। इसलिए 1983 में एक जो है संशोधन लाया गया जिसके तहत जो है 1961 का जो दहेज प्रथा अधिनियम था उसमें जो है संशोधन किया गया। तो इसमें जो संशोधन किया गया दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए, इसके उद्देश्य के लिए, दहेज प्रथा को ख़त्म करने के उद्देश्य से संसद की एक ज्वाइंट कमेटी, संसद की एक जो है ज्वाइंट कमेटी अर्थात जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हों, वो संसद की ज्वाइंट कमेटी कहलाती है। तो संसद की ज्वाइंट कमेटी अर्थात इसमें लोकसभा के सदस्य भी थे और राज्यसभा के भी सदस्य थे। इसकी एक ज्वाइंट कमेटी की स्थापना की गई और उस कमेटी को कहा गया कि आप जो है रिकमेंडेशन दे, आप जो है सिफारिशें दे कि किस प्रकार हम इसको जो है संशोधित कर और अधिक जो है 1983 में 1961 के कानून को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो इस कमेटी की सिफारिशों पर जो ये जो ज्वाइंट कमेटी बनाई गई लोकसभा और राज्यसभा की, इसकी सिफारिश थी कि दहेज को 1983 के एक्ट में एक दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा या किया गया। तो जो इन्होंने सिफारिश दी 1983 का जो दहेज निषेध एक्ट था उसमें जो है दहेज को इस एक्ट में जो है संशोधित कर इसको एक दंडनीय अपराध बनाया गया। जो दहेज निषेध बिल लाई गई, चाहे वो जो है 1961 का हो, चाहे वो संशोधित जो है दहेज निषेध बिल 1983 हो, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इन बिलों को लाने के पीछे के उद्देश्य क्या थे। अर्थात जब भी कोई चीज़ सरकार बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, उस कानून का एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो उसी प्रकार जो दहेज निषेध बिल 1961 था और संशोधित दहेज निषेध बिल 1983 था, इसका जो है एक उद्देश्य था, एक निश्चित उद्देश्य था। वो उद्देश्य क्या था वो जानते हैं। तो कहते हैं कि जो दहेज निषेध बिल था इसका मुख्य उद्देश्य जो है दहेज लेने या दहेज देने के बुरे चलन को समाप्त करना था। अर्थात पहला उद्देश्य जो है इस एक्ट का ये रखा गया कि जो दहेज जो एक बहुत कुप्रथा है हमारे समाज में, दहेज लेने तथा दहेज देने का जो बुरा चलन हमारे समाज में आज व्याप्त है, इसको खत्म करने के लिए जो है इसका पहला उद्देश्य रखा गया कि ऐसे प्रावधान किए जाएंगे ताकि ना ही कोई व्यक्ति दहेज ले और ना ही कोई व्यक्ति दहेज दे। पहला उद्देश्य इसका ये था। इस बिल का दूसरा उद्देश्य कि इसका उद्देश्य यह भी था कि दहेज प्रथा पर कानून बनाना था जो दहेज प्रथा को दंडनीय बना दे। तो दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि दहेज प्रथा पर एक कानून बने जिसके तहत जो है यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है और दहेज देता है तो उसको जो है दंडनीय अपराध माना जाएगा और दंडनीय अपराध जो है उस पर जो है लागू करके उस व्यक्ति को जो है दंडित किया
जाएगा। इस बिल का यह भी उद्देश्य रखा गया कि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी दहेज दिया जाए, ठीक है? यदि कोई भी दहेज अगर देता है, अगर लड़की के माता-पिता अगर लड़की को कोई भी दहेज देते हैं या कोई भी दहेज दिया जाए, तो वह लड़की के उपयोग के लिए होना चाहिए। अर्थात जब भी कोई दहेज दिया जाएगा, तो वह लड़की के उपयोग के लिए होनी चाहिए ये वस्तुएँ। ऐसा नहीं कि वो लड़की के उपयोग के लिए वो वस्तुएँ ना हो। तो इसमें यह भी एक प्रावधान किया गया कि दहेज विरोधी बिल में, इस बिल में क्या किया गया? इस बिल में जो गहने हैं, जो ज्वेलरी है, कपड़े हैं, लड़की के कपड़े आदि के रूप में दिए गए उपहारों को दहेज में शामिल ना किया गया। अर्थात यदि जो है लड़की के जो पेरेंट्स है, यदि लड़की के पेरेंट्स लड़की को जो है ज्वेलरी एक मिनिमम लेवल तक अगर जो है ज्वेलरी देते हैं 2000 तक की, अगर 2000 तक की ज्वेलरी देते हैं, इसके अलावा जो है उसको क्लोथ्स देते हैं, कपड़े देते हैं, तो उसको जो है इस एक्ट के तहत, जो ये 1983 का एक्ट था संशोधित बिल और 1961 के तहत, तो इन गहने कपड़ों को जिनकी जो है अगर जो है रुपए राशि 2000 से अधिक नहीं है ज्वेलरी की, अगर 2000 रुपए से कम है, तो उनको जो है दहेज नहीं माना जाएगा। उनको जो है लड़की के लिए उपयोगी जो है कपड़े माना जाएगा, उसको दहेज नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो राशि है वो 2000 है। 2000 से कम होने चाहिए। अगर 2000 से ऊपर के आप अगर ज्वेलरी दे रहे हैं, अगर आप कपड़े दे रहे हैं, तो उसे दहेज माना जाएगा। तो यदि इनका मूल्य 2000 से अधिक नहीं है, तो वो दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। यह भी इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया था। तो अब यह क्लियर हो गया कि इस एक्ट के तहत जो है दहेज की एक डेफिनेशन दे दी कि यदि लड़की के उपयोग की वस्तुएं 2000 रुपए तक की अगर पेरेंट्स दे रहे हैं, तो उसको 2000 तक की अगर कोई पेरेंट्स दे रहे हैं, तो उसको दहेज नहीं माना जाएगा। हालांकि इसका क्रिटिकल जो एस्पेक्ट अदर है, दहेज निषेध जो एक्ट था, अब जानने की कोशिश करते हैं। जो दहेज निषेध एक्ट 1961 था, 1983 था, उसके मुख्य प्रावधान क्या-क्या थे? अर्थात उसमें ऐसी कौन-कौन सी धाराएँ जोड़ी गई, उसमें ऐसे कौन-कौन से सेक्शन जोड़े गए, जिनके तहत जो है दहेज लेने वालों को प्रताड़ित करने के लिए जो है विभिन्न प्रावधान किए गए और जो है समाज को अच्छा बनाया जा सके। तो सबसे पहला इसमें प्रावधान किया गया, दहेज निषेध एक्ट में दहेज को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अर्थात जो दहेज निषेध एक्ट था 1961 का, 83 का, दोनों ही दहेज निषेध एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि विवाहित महिलाओं के साथ दहेज के लिए होने वाली जो क्रूरता है, यदि उनके साथ जो है दहेज के लिए क्रूरता की जाती है, यदि ससुराल पक्ष के द्वारा जो है उनको दहेज के लिए बार-बार प्रताड़ित किया जाता है शादी के बाद, तो अगर उनके साथ इस आधार पर क्रूरता हो, अगर उनके साथ जो है मिसबिहेव हो, उनके साथ क्रूरता हो, उनको जो है पीटा जाए, तो उसको अपराध माना जाएगा इस एक्ट के तहत। और दहेज के कारण जो विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्या है, यदि कोई महिला जो है वो जो है शादी के बाद जो है दहेज के कारण, अगर उसके ससुराल पक्ष वाले उसको दहेज के लिए रोज-रोज प्रताड़ित करते हैं, उसके कारण यदि वह आत्महत्या कर देती है, तो उसकी मृत्यु को एक गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा और जो भी उसकी मृत्यु के दोषी होंगे, जिन्होंने उसको जो है आत्महत्या के लिए उकसाया है दहेज के कारण, तो उन लोगों को कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो यह भी इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी महिला को जो है प्रताड़ित करता है दहेज के लिए शादी के बाद, या उसका रिश्तेदार, तो उसको जो है इस जो है प्रावधान के तहत, इस एक्ट के तहत कठोर दंड माना जाएगा। यदि वह आत्महत्या करती है, तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। जो दूसरा प्रावधान किया गया इस एक्ट में 1961 के एक्ट में, जो दहेज की जो एक परिभाषा दी गई थी, उसमें जो है 1983 के जो संशोधन है, उसमें जो है क्या किया गया, जो है संशोधन किया गया। अर्थात सेक्शन 2 के तहत जो है इसमें जो है संशोधन किया गया। जो 1961 के एक्ट में जो दहेज की डाउरी की जो डेफिनेशन दी थी, दहेज की जो डेफिनेशन दी थी, उसमें उसमें कुछ संशोधन किया गया। अर्थात जो संसदीय समिति बनाई थी, जो जॉइंट कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिश थी कि 1961 के एक्ट में जो दहेज की परिभाषा दी गई है, 1961 के एक्ट में जो
दहेज की परिभाषा दी गई थी, वो दी गई थी ए कंसिडरेशन फॉर मैरिज, ए कंसिडरेशन फॉर मैरिज, अर्थात मैरिज के लिए जो वस्तुएं जो है जो वधू पक्ष वाले हैं वो वर पक्ष वालों को दे रहे हैं, इस शब्दावली को हटाकर ए कंसिडरेशन फॉर मैरिज, इस परिभाषा को संशोधित कर इसके स्थान पर 1983 के एक्ट में जो है एक नई परिभाषा दी गई और यह सिद्ध कर दिया कि उस परिभाषा को चेंज कर दिया गया और उसकी जगह एक नई शब्दावली का प्रयोग किया गया, जिसमें ये कहा गया, क्योंकि ए कंसिडरेशन फॉर मैरिज इसमें यह कहा गया कि इसको सिद्ध कर पाना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है कि विवाह में दी जाने वाली वस्तुएं विचार योग्य है कि नहीं, क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि विवाह में जितनी भी वस्तुएं दी जा रही है क्या वो जो है महिला के लिए ही उपयोग में ली जाएगी, उस पर विचार किया जाना चाहिए, ये कोई विचार योग्य जो है कार्य नहीं है। अर्थात दहेज की जो है एक नई परिभाषा दी गई, जो मैं आपको आगे के पॉइंट में बताऊंगा कि इस जो है ए कंसिडरेशन फॉर मैरिज की जगह जो है कौन सा दूसरा शब्द यूज किया गया दहेज को परिभाषित करने के लिए। तीसरा पॉइंट है दहेज निषेध एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो जो है दहेज की मांग करने वालों को दंड का प्रावधान करता है। तो 1961 का जो दहेज निषेध एक्ट कानून के सेक्शन 4 में, अर्थात 1961 का जो दहेज निषेध कानून है उसके एक्ट 4 में जो दहेज शब्द का एक स्वच्छंद और उन्मुक्त स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किया गया है, इसमें जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पर वो क्लैरिफिकेशन दी गई है, जो इन कंसिडरेशन फॉर मैरिज जो दहेज शब्द के लिए यूज किया गया है उसकी जगह जो है इन कनेक्शन विद मैरिज, अर्थात मैरिज के समय जो एक मिनिमम जो 2000 रुपए से कम के ज्वेलरी और वस्तुएं जो है पेरेंट्स जो है अपनी जो है लड़की को देंगे उसको जो है दहेज जो है नहीं माना जाएगा। अगर कोई जो है इस प्रकार का दहेज की बात करता है कनेक्शन विद मैरिज, मैरिज के संदर्भ में अगर जो है वो कोई और डिमांड करते हैं, किसी बड़ी गाड़ी की डिमांड करती है, बड़े बंगले की डिमांड करते हैं, या कोई अन्य प्रकार के जो है अगर वो जो है प्रॉपर्टी की डिमांड करते हैं, तो जो दहेज निषेध एक्ट है 1961 का, उसका जो सेक्शन 4 है उसके तहत जो है इस संबंध में दहेज मांगने वालों की परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जो है उनको जो है दंडित किया जाएगा। अगर वो जो है इस तरीके से जो है दहेज मांगते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा। अब जो चौथा प्रावधान एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत 1961 के एक्ट के तहत वो है सेक्शन 6 जो है इस 1961 के एक्ट का, उसमें कहा गया कि महिला के विवाह के संबंध में प्राप्त किया गया दहेज 3 महीने में वापस करना होगा या वापस लौटाना होगा। इस जो है दहेज एक्ट 1961 का जो सेक्शन 6 है वो कहता है, जो सेक्शन 6 है वो कहता है कि यदि यदि जो है किसी जो है महिला की शादी हुई थी लेकिन उसको जो है दहेज के लिए इतना प्रताड़ित कर दिया, दहेज के लिए उसको इतना प्रताड़ित कर दिया कि वह जो है तलाक लेकर वापस जो है अपने मायके चली गई है, तो जब वह अपने मायके चली गई है तो जो भी दहेज उसके परिवार वालों ने उसको दिया था तो वह दहेज जो है ससुराल पक्ष को जो है उस लड़की के मायके में जो है 6 महीने के अंदर पहुंचा देना चाहिए। अगर जो है उसका पति उस दहेज को 6 महीने के अंदर, सॉरी 3 महीने के अंदर जो है वापस नहीं लौटाता है, अगर वो 3 महीने के अंदर वापस नहीं लौटाएगा तो उसको जो है दोषी ठहराया जाएगा और उसको जो है दंडित किया जाएगा। तो 3 महीने के अंदर यदि जो है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है दहेज के कारण तो दहेज वापस 3 महीने में लौटाना पड़ेगा। यदि वह जीवित है और तलाक लेती है तो उस संदर्भ में भी 3 महीने के अंदर जो है वापस जो उसको जो है दहेज दिया था वो जो है वापस दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय के अधीन जो है दंड दिया जाएगा, दंड का प्रावधान है, और न्यायालय स्वयं जो है संपत्ति प्राप्त करके जो है महिला को प्रदान कर देगा। तो यह भी एक इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो सेक्शन 7 है 1968 के जो 1961 का जो दहेज निषेध जो है एक्ट है और उसका जो सेक्शन 8 है उसमें ये कहा गया है कि दहेज निषेध एक्ट जो है सेक्शन 7 तथा 8 में संशोधन करके जो है अगर कोई ऐसे कानूनों का उल्लंघन करता है, दहेज के इन कानूनों का अगर कोई उल्लंघन करता है जो इस एक्ट द्वारा बनाए गए हैं तो वह अपराध माना जाएगा और अपराध पर कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा।
तो अब है जो दहेज निषेध एक्ट 1983 था, यह 1986 में भी इसमें कुछ एक परिवर्तन हुए थे। तो इस दहेज निषेध एक्ट और 1961 के दहेज निषेध एक्ट में जो प्रस्तावित जो इसमें जो रिकमेंडेशन थी उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, अर्थात इस दहेज में यह कहा गया, सबसे पहले इसकी जो प्रस्तावित विशेषता थी कि अगर कोई व्यक्ति जो है दहेज लेने को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को इसमें जो है 5 वर्ष का कारावास और दंड दिया जाएगा और उसको 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो है दहेज की मांग करता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति को जो है, अगर उस पर जो है उसका जो दहेज लेने का उन्होंने जो है दहेज लेना चाहा था, अगर वो सिद्ध हो जाए तो उस संदर्भ में उस व्यक्ति को 5 वर्ष का जो है जेल हो सकती है और 15,000 रुपए तक का उसको जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा इसकी विशेषता यह थी कि यदि दहेज के लिए कोई मांग नहीं थी तो इस बात को सिद्ध करना, इस बात को सिद्ध करने का भार जो है उस व्यक्ति पर रहेगा जो दहेज लेता है। ठीक है। अगर किसी, मान लो किसी ए व्यक्ति ने जो है बी व्यक्ति को दहेज दिया था, ए जो है बी ने बी को दहेज दिया था, अगर जो है कल दिन न्यायालय बी व्यक्ति को पूछता है कि आपने दहेज लिया था, तो इस बात को सिद्ध करने का जो है पूरा का पूरा भार बी व्यक्ति पर रहेगा कि वह सिद्ध करेगा कि उसने डिमांड नहीं की थी, लेकिन ए व्यक्ति ने जो है अपनी लड़की को ये दहेज दिया था पर हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी। तो इसमें यह कहा गया कि जो इसको सिद्ध करने का भार है कि हमने जो है डिमांड नहीं की थी, उस पर ही रहेगा जो है वो उस दहेज को ले रहा है। तीसरा प्रावधान इसमें ये था, दहेज के अपराध से पीड़ित व्यक्ति के विवरण दिए जाने पर उसे एक्ट के तहत दंड नहीं दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को दहेज अपराध के संबंध में जो है उस पर दंड पहले से ही दिया जा गया है तो उसको जो है दंड नहीं दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है इसका, एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इस एक्ट के क्रियान्वयन के लिए जो है प्रादेशिक सरकारों द्वारा, अर्थात प्रदेश की सरकारों द्वारा दहेज निषेधी अफसरों, अर्थात जो है दहेज को निषेध करने वाले ऑफिसर्स की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। प्रत्येक प्रदेश में, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तो प्रादेशिक सरकारों ने दहेज को निषेध करने वाले अफसरों की नियुक्ति की ताकि दहेज प्रथा को खत्म किया जाए। अगला जो इसमें प्रावधान किया गया वो किया गया, दहेज के कारण जो होने वाली मृत्यु है उसको जो है आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में उसको शामिल किया गया जो है, और जो है उसके तहत जो है दंड का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत इसमें जो अन्य प्रावधान किए गए, जो विशेषताएं थी इस एक्ट की, वो थी इस एक्ट के अंतर्गत किए गए अपराध को नॉन कॉग्निजेबल माना जाएगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो है दहेज से संबंधित जो है इस प्रकार का अपराध किया जाता है तो उनको नॉन कॉग्निजेबल माना जाएगा। अब नॉन कॉग्निजेबल का अर्थ क्या हुआ, नॉन कॉग्निजेबल अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस जो है बिना वारंट के जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जो है उनको अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो इसमें किए जाने वाले जो अपराध है वो नॉन कॉग्निजेबल है, अर्थात पुलिस बिना किसी वारंट के, अगर कोई व्यक्ति जो है दहेज का अपराधी है, दहेज के संदर्भ में उसको गिरफ्तार करना है तो बिना वारंट के पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यह एक्ट जो है, कौन सा एक्ट, 1961 का एक्ट, 1983 का एक्ट, यह एक पूर्ण तौर पर कोड नहीं है, पूर्ण तौर पर कानून नहीं है, फिर भी यह जो एक्ट है यह जो है कठोर कार्यवाही और दंड का प्रावधान करता है। जो लोग दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं उन पर यह जो है दंड का प्रावधान करता है। इसके अलावा इसको और अधिक जो है प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें 1860 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और 1973 का जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1973 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1860 का, इसके अंतर्गत जो है इसमें जो है प्रावधान जो है किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है तो 1860 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1860 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1800 जो है 72 के अंतर्गत जो है इसमें क्या किया गया है, जो है 1872 के अंतर्गत इसमें प्रावधान शामिल किए गए हैं ताकि जो है अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है उसको दंडित किया जाए। तो इनमें जो है सबसे पहले जो है 1860 जो सीआरपीसी 1860 है, 1860 की सीआरपीसी के अनुच्छेद 304 में दहेज के कारण जो है होने वाली मृत्यु को डिफाइन किया गया है। 1860 के सेक्शन 304 बी में कहा गया है कि एक विवाह के 7 वर्षों के भीतर यदि असामान्य परिस्थितियों में महिला की मृत्यु जलने या शरीर पर चोटों के कारण या अन्यथा होती है, अगर मृत्यु से पहले उसके साथ क्रूरता या दुर्व्यवहार या पति के रिश्तेदार द्वारा उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, तो दहेज के कारण हुई उसको मृत्यु माना जाएगा और उस अवस्था में पति या पत्नी को जो है संबंध में जो है मृत्यु को
को कारण माना जाएगा और उन्हें जो है दंडित किया जाएगा। तो 304 बी में कहा कि यदि 7 वर्षों के अंदर अगर किसी लड़की की मृत्यु हो जाती है और उसके शरीर पर जो है जलने के या चोट के निशान हो, अगर उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, अगर उसकी मृत्यु होती है, तो उस संदर्भ में उसकी मृत्यु को दहेज से माना जाएगा कि दहेज के कारण हुई है और दंडित किया जाएगा उस संदर्भ में। और सेक्शन 306 जो है जो इसमें ये कहा गया है कि आत्महत्या के लिए अगर जो है लड़की को उकसाया जाए, महिला को उकसाया जाए, तो सेक्शन 306 में कहा गया कि यदि कोई आत्महत्या के लिए विवाहित महिला को उकसाए या मजबूर करे, तो उसे जो है 10 वर्ष का जो है जेल और जुर्माना होगा। यदि कोई महिला को जो है जो क्या कहते हैं दहेज के लिए अगर उसको जो है उकसाता है कि आप दहेज लें, और दहेज की जो है परिणाम स्वरूप दहेज ना लेने की सॉरी अगर महिला जो है दहेज जो है नहीं लाती है, तो अगर उसको महिला को आत्महत्या के लिए उकसाता है, तो उस संदर्भ में उसे 10 वर्ष का जुर्माना होगा उस व्यक्ति को। और अलग जो इसमें पॉइंट है, सेक्शन जो है आईपीसी का जो सेक्शन 498 ए है, उसमें क्रूरता या अत्याचार के बारे में बताया गया है। इस सेक्शन में कहा गया है कि क्रूरता का अर्थ है कि यदि व्यक्ति का आचरण जो है महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करे या महिला के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करके उसको गंभीर चोट पहुंचाए, तो इस अवस्था में इंडियन पेनल कोड जो है सेक्शन 498 ए के तहत जो है उसको कठोर दंड दिया जाएगा। तो सेक्शन 498 ए के तहत भी जो है गंभीर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1812 का जो सेक्शन जो है 113 बी है, उसमें दहेज से होने वाली मृत्यु का वर्णन किया गया है और उसके संबंध में दहेज का प्रावधान किया गया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन में मृत्यु का जिक्र किया है कि यदि दहेज जो है दहेज के कारण जो है महिला की मृत्यु का है, अगर दहेज जो है महिला की मृत्यु का कारण है, तब भी व्यक्ति को जो है कठोर दंड दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 113 बी में यह प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो है सेक्शन 1 में भी कुछ प्रावधान, अर्थात सेक्शन 1 में जो है वो सब चीज़ों पर दहेज लागू नहीं होगा। ये निषेध एक्ट उन अवस्थाओं में लागू नहीं होगा अगर ये शर्तें होगी, अर्थात यदि विवाह के समय दुल्हन को जो उपहार दिए गए हैं, अगर वो लड़के पक्ष से उनकी मांग नहीं की गई है, तो उसको दहेज निषेध एक्ट में नहीं लिया जाएगा। अगर जो है दुल्हन पक्ष वाले अपनी इच्छा से लड़की को वो सब चीज़ें दे रहे हैं, तो उनको जो है दहेज नहीं स्वीकार किया जाएगा। दूसरी जो शर्त थी इस एक्ट की वो ये थी कि जो उपहार दूल्हे को विवाह के समय दिए हैं, अगर उसकी मांग नहीं की गई है दूल्हे के पक्ष द्वारा, जो उपहार जो है लड़की वालों द्वारा लड़कों को दिए जा रहे हैं, लड़के पक्ष को दिए जा रहे हैं, अगर वो उपहार उन्होंने नहीं मांगे हैं, तो उसको भी दहेज निषेध एक्ट के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकालता है? निष्कर्ष निकलता है कि दहेज निषेध एक्ट 1961, 1983, 1984 जो संशोधित, अगर आप जो है निषेध एक्ट को देखें, तो यदि कोई व्यक्ति इनके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूल्हे या दुल्हन के माता पिता या किसी तरीके से उनके रिश्तेदार जो है दुल्हन या जो है उसके माता पिता से दहेज मांगता है, तो उसे दंडित किया जाएगा और 6 महीने के कारावास की सजा भी होगी। इस एक्ट के परिणाम स्वरूप दहेज के कारण होने वाली प्रताड़ना कम होगी और महिलाएं अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगी। तो ये प्रावधान थे जो दहेज निषेध एक्ट था 1961, 1983। थैंक यू।